प्राची तुरंत अपनी साइकिल से कूद कर आई और पुष्कर की गर्दन से झूल गई और मुस्कुराते हुए बोली, पुष्कर पुष्कर, मार्क्स तो तुम सही लायो, चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे थे ना तुम। सोनिया जो कि दूर खड़ी थी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर लाली छा गई। पुष्कर के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत सोनिया में नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ वो हैरान थी कि पुष्कर ने सही सही अंदाजा कैसे लगा लिया था कि पुष्कर को कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। पुष्कर ने मजाक करते हुए कहा, प्राची जी, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत स्मार्ट है, लेकिन मेरी बहन बहुत बेवकूफ है। ये कहते ही पुष्कर घर के अंदर जाने लगा। प्राची ने तुरंत सोनिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और मुस्कुराते हुए बोली, सोनिया देख, पुष्कर तुझे बेवकूफ बोल रहा है। सोनिया ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, उसने मुझे थोड़ी कहा है। सोनिया इस समय बहुत शर्मा रही थी और उसमें पुष्कर की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। प्राची ने फिर से मजाक किया, अरे तुमने सुना नहीं, उसने भी क्या कहा? कह रहा है कि उसकी बहन बेवकूफ है, तो तुम्हारे बारे में ही तो बात कर रहा होगा ना। सोनिया ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुप रहो तुम। वो खुलकर बात नहीं कर रही थी। प्राची ने सोनिया के कंधे में हाथ डालते हुए कहा, तुम इस पुष्कर से इतना डरती क्यों हो? और वो दोनों घर के अंदर जाने लगी। जैसे ही पुष्कर घर के अंदर घुसा, दादाजी और नैना भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। दादाजी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब पुष्कर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, और अब वे बहुत खुश थे कि पुष्कर ने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। नैना ने खुश होते हुए कहा, बेटे, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन होने की खुशी में आज रात सेलिब्रेट करेंगे। मैं तुम्हारी सुरभि आंटी और बाकी लोगों को भी बुला रही हूँ। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना? नैना फोन उठाते हुए पुष्कर की ओर देखकर बोली, अब तुम मना मत करना, तुम्हें पता है सुरभि का एडमिशन भी मुंबई यूनिवर्सिटी में हो गया है। ये तो कमाल की बात होगी। अब सुरभि आंटी और मैं तुम दोनों के साथ मुंबई आएंगे। अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे कहना है तो मत कहो, मुझे इस वक्त तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी। पुष्कर कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन चुप रह गया। पुष्कर को उम्मीद नहीं थी कि उर्वी का एडमिशन भी मुंबई यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। नैना ने फोन नंबर डायल किया और तेजी से बोली, मैं तो चाहती थी कि आज मेरी बहू मेहिका भी घर आ जाए, लेकिन मेहिका का कल फोन आया था और वह बोल रही थी कि उसका एजेंट बिल्कुल पागल है। महीने के 30 दिन में से उसके 32 कॉन्सर्ट रख देता है। वो तो पुष्कर अब और ज्यादा ये बातें नहीं सुन सकता था, इसलिए वह तुरंत अपने कमरे में जाकर अपना फोन चार्ज करने लगा, क्योंकि इतने दिनों में उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। पुष्कर ने फोन ऑन किया तो देखा कि प्रियंका के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, और तो और प्रियंका ने एक फोटो भी भेजा हुआ था जिसमें उसका मुंबई यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर था और नीचे मैसेज था, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। पुष्कर इस वक्त अपने कमरे में अकेला था, जो उसने तुरंत अपनी हथेली में स्टोर किए गए सामान को बाहर निकालना शुरू किया। पुष्कर ने तुरंत कई सारी चीजें कमरे में अपनी हथेली से बाहर निकालना शुरू कर दिया। भले उन चीजों में बहुत सारी कीमती चीजें थी, लेकिन पुष्कर के लिए उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं। पुष्कर ने हर चीज को ध्यान से देखा और उन्हें डार्क लिस्ट के वेयर हाउस की चीजों से कंपेयर किया और पाया कि ये चीजें डार्क लिस्ट वाली चीजों के मुकाबले कम लेवल की थी। उनमें कोई मैजिक वेपन नहीं था, केवल एक ही काम की चीज थी, वो था दुर्जन के मुंह का वो लाल गोला, और वो भी लालू ने रख लिया था। हालांकि पुष्कर को उस गोले की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए पुष्कर ने लालू से वह वापस भी नहीं मांगा। पुष्कर उन चीजों को देखते हुए बड़बड़ा रहा था, ये भट्टी तो बढ़िया है और ये पत्थर भी बहुत कठोर लग रहे हैं, इस बॉक्स में क्या है? पुष्कर ने उस सामान में से एक सोने का बॉक्स उठाया और देखा कि वह बॉक्स लॉक किया गया था। इस वक्त पुष्कर उस लॉक को तोड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। भले इस बार की ट्रिप में पुष्कर को कई सारे फायदे हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी ताकत इस समय बहुत कम हो चुकी थी। पुष्कर ने तुरंत सोचा, वैसे मैं इस लॉक को उस जादुई भाले से भी तोड़ सकता हूं, और वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। पुष्कर ने जैसे उस भाले को हाथ में उठाया तो उसे महसूस हुआ कि ओटाला पैलेस के मुकाबले अब वह भाला ज्यादा ताकतवर हो चुका था, और उस भाले के अंदर एक अजीब तरह का फोर्स उछल कूद रहा था। पुष्कर ने तुरंत वो भाला ऊपर उठाया और एक ही झटके में बॉक्स का ताला तोड़ डाला। बॉक्स के अंदर पुष्कर ने एक मुट्ठी भर पीले रंग की रेत पाई। पुष्कर को यह देखकर बहुत अजीब लगा कि इतनी सी मामूली रेत को ऐसे सोने के बॉक्स में बंद करके क्यों रखा गया। उस रेत की खासियत केवल यह थी कि उसमें एक अलग तरह की स्मेल थी और कुछ भी नहीं। पुष्कर को जब कुछ भी ढंग की चीज नहीं मिली तो उसने सोचा, ये सब चीज मैं बाद में देखूंगा,
और उसने सारा सामान फिर से अपनी हथेली में रख लिया। पुष्कर जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। पुष्कर को स्पेशल फोर्सेस के लिए दवाइयां भी तैयार करनी थी, और अगर महेंद्र परिवार, पंकज और शामली उसके तीनों बिजनेसेस को नहीं संभाल रहे होते तो पुष्कर को चाय पीने के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता। सुरभि आंटी और बाकी लोग आ गए। प्राची ने सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर जोर से चिल्लाकर कहा। प्राची जानती थी कि पुष्कर के कान बहुत तेज थे, इसलिए वह दूर से भी सब सुन सकता था। ठीक है, आता हूं 2 मिनट में, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने नीचे आकर देखा कि आए हुए उन सभी लोगों के बीच में उर्वी भी थी। उर्वी के अपीयरेंस में ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया था, केवल एक फर्क था कि उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई, लेकिन वो पहले की तरह ही खूबसूरत थी। पुष्कर ने नोटिस किया कि उर्वी ने इस मौके पर खास तौर पर स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वह काफी खूबसूरत लग रही थी। सुरभि आंटी और महेंद्र नैना के साथ जोरों शोरों से बातचीत कर रहे थे। अब नैना कोई मामूली इंसान नहीं रह गई थी। भले ही महेंद्र को पुष्कर की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी नैना की खुद की कंपनी ही इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वह एक बड़ी हस्ती बन चुकी थी। यहां तक कि महेंद्र की कंपनी भी नैना की कंपनी के आगे हार चुकी थी। इसलिए उसका टेम्परामेंट बहुत ही ज्यादा बदल चुका था और वो मीठी मीठी बातें कर रहा था। महेंद्र ने तुरंत पुष्कर को नोटिस करते हुए कहा, अरे पुष्कर, तुम तो बहुत समय से दिखे ही नहीं, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। सुरभि आंटी ने बहुत खुश होते हुए कहा, बात तो सही है, पहले के मुकाबले हैंडसम तो हो गया है। अरे नैना, तुम तो बहुत लकी हो। मुझे तो लगता था कि पुष्कर के पढ़ाई में ग्रेड्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार रिजल्ट देखा तो पुष्कर ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। यहां तक कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे भी 60 नंबर ज्यादा लाया है। मैं तो बहुत खुश हूं भाई। उर्वी तो पुष्कर को देखकर जैसे किसी ट्रांस में चली गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उर्वी ने पहले कभी भी पुष्कर पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पुष्कर बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गया था। पुष्कर ने एक नजर सुरभि आंटी की ओर देखा। पुष्कर को अभी भी याद था कि कैसे सुरभि आंटी ने खुद वो जादुई पानी पीने की बजाय पुष्कर को पीने को दे दिया था। पुष्कर मुस्कुराया और बोला, सुरभि आंटी, उर्वी, आप लोग आ गए हो, आओ बैठो बैठो। दादाजी भी पूरे जोश में सबको ग्रीट करते हुए बोले, बैठिए ना आप लोग, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं। उर्वी ने जैसे पुष्कर के मुंह से अपना नाम सुना, वो अचानक ही अपनी पुरानी यादों में चली गई। सभी मेहमान अंदर आए और हंसते मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गए। महेंद्र तो विला के इंटीरियर डेकोरेशन को देखकर उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था। उर्वी तो यहां पहले भी आ चुकी थी, इसलिए वो हैरान नहीं थी और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। सोनिया उन सब के लिए चाय लाई। उर्वी ने सोनिया को हैरान होते हुए देखा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि दिल्ली शहर के उस फीस में पुष्कर ने सोनिया को किस तरह से ट्रीट किया था। इसलिए अब यह तो नॉर्मल बात थी कि सोनिया पुष्कर के साथ ही रहती थी। इस बारे में सोचते उर्वी ने पुष्कर की ओर देखा और नोटिस किया कि पुष्कर अपने दादाजी के लिए चाय ला रहा था। ना जाने कि उर्वी को अपने दिल में एक खालीपन महसूस हो रहा था। भले ही उर्वी जानती थी कि बहुत समय गुजर चुका था, लेकिन फिर भी उसके लिए पुष्कर में बदलाव एक्सेप्ट करना नामुमकिन था। सुरभि आंटी ने मुस्कुराते हुए पुष्कर को देखकर कहा, पुष्कर, इस बार तो तुम्हारा और उर्वी का एडमिशन एक ही साथ हो गया है। अब तो देखो, हम लोगों की पहले की तरह तो बातचीत होती नहीं है, लेकिन मुंबई में तुम लोग रहोगे तो तुम्हें उर्वी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो झल्ली है, इसे किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। पुष्कर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सुरभि आंटी, उर्वी तो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है और दोस्त बनाने में तो वो बहुत माहिर है। आपको उर्वी का ख्याल रखने के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अचानक महेंद्र बोला, अजी नहीं पुष्कर, कैसी बातें कर रहे हो तुम। अब तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। अब जब मुंबई में तुम साथ रहोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उर्वी का ध्यान रखो। सुरभि आंटी ने इमोशनल होते हुए कहा, क्या तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई ना। देखो, अब तुम दोनों वैसे भी कॉलेज में जा रहे हो, बच्चे तो हो नहीं, अभी लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। पुष्कर, मैं जानती हूं कि उर्वी का गुस्सा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसका ख्याल रखना। सुरभि आंटी नैना की तरह नहीं थी। पुष्कर के कॉलेज जाने के बाद भी नैना के साथ प्राची और सोनिया रहने वाले थे, लेकिन सुरभि आंटी तो बिल्कुल अकेली होने वाली। लेकिन सुरभि आंटी ये भी चाहती थी कि उर्वी अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में अपने पोटेंशियल को हासिल कर पाए। उर्वी ने तुरंत गुस्से में आते हुए कहा, मम्मी, तुम ये सब क्या बातें कर रही हो। मैं पढ़ने जा रही हूँ, कोई जंग लड़ने नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हाँ,
लेकिन खास बात यह थी कि अगर पहले की बात होती तो उर्वी जरूर पुष्कर का मजाक उड़ाते हुए कहती कि पुष्कर जैसा निकम्मा उसकी क्या देखरेख करेगा। लेकिन अब उस तरह की बातें करने की हिम्मत उर्वी में नहीं थी। पुष्कर ने भी तुरंत कहा, हां मुझे भी यही लगता है। उर्वी ने एक नजर पुष्कर की ओर देखा, यह जानने के लिए कि पुष्कर उसके मुंबई यूनिवर्सिटी में आने से खुश था या दुखी। लेकिन पुष्कर ने तो उर्वी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद काफी देर तक उन लोगों में तरह तरह की बातें हुई और फिर वो डिनर करने के लिए बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर उर्वी पुष्कर के जस्ट ऑपोजिट वाली चेयर पर बैठी, जिसकी वजह से वह खाते वक्त शर्म के मारे कुछ भी बोल नहीं पाई। अगर पहले की बात होती तो पुष्कर के सामने बैठने पर उर्वी पूरे घमंड में होती है और जरूर पुष्कर की बेइज्जती करती। लेकिन अब बात कुछ और थी। खाना खाने के बाद प्राची ने कहा, हम सभी को साथ में फोटोज खींचनी चाहिए। नैना भी इस बात से खुश हो गई और सभी लोग साथ में मिलकर फोटोज खींचने लगे। प्राची और सोनिया ने तो हद ही पार कर दी और पुष्कर के साथ 100-200 फोटोज खींच ली। साथ ही साथ प्राची पुष्कर का मजाक भी उड़ाने लगी, क्योंकि पुष्कर को फोटोज में पोज देना नहीं आ रहा था। उर्वी कमरे के कोने में अकेले खड़ी थी। वैसे तो सेल्फीज लेने में उर्वी की कोई बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन उर्वी इस वक्त फोटोज लेने के मूड में नहीं थी। उसी वक्त उर्वी ने जोर से कहा, पुष्कर और उर्वी आओ, तुम दोनों के साथ में फोटोज लें। अब तो तुम दोनों हमें छोड़कर मुंबई चले जाओगे। यह सुनते उर्वी एकदम चौंक गई और पुष्कर को देखने लगी। क्या होगा जब उर्वी भी पुष्कर के साथ मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी? क्या उर्वी पुष्कर और प्रियंका के बीच में दीवार बनेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।